हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूस की क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि क्रांति होती क्या है, क्रांति का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसी घटना जो सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है उसे ही हम क्रांति कहते हैं, यानी कि उसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर आप लोगों ने कक्षा 9वीं में या कक्षा 10वीं में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। फ्रांस में क्या था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। ऐसी घटना ही तो हुई थी, फ्रांस के अंदर राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। और जो फ्रांस के अंदर ये घटना हुई थी, इसने विश्व को हिला के रख दिया था और विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भाई हम राजतंत्र को ख़त्म कर सकते हैं और अपने देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस क्रांति की जो लहर थी वो रसिया तक पहुंची थी और रसिया भी इस क्रांति से कहीं ना कहीं अवगत था। जैसे हालात फ्रांस के अंदर थे वैसी हालात रूस के अंदर भी थे। जैसे फ्रांस के अंदर उस समय देखा जाए तो आपका किसान हो मज़दूर हो उनके साथ वहाँ पे दयनीय स्थिति थी, वैसे ही रूस के अंदर भी किसान और मज़दूर के साथ काफ़ी दयनीय स्थिति थी। जब इतनी बड़ी दयनीय स्थिति होती है तो क्या आता है, क्रांति आता है। और उस समय क्या आता है, बदलाव। क्रांति के आने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, और कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर ये था और यही देखने को हमें मिला है कहाँ पे, रूस के अंदर। तो एक एक करके आज की वीडियो में बात करेंगे। सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप अभी क्लास 11वीं को पास करके 12वीं में पहुंचे हो, तो आपके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे रूस की क्रांति के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि 1917 में हुई थी, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी देखा जाए तो डिफाइन नहीं किया जाता। तो बाबू प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप करोगे तो आपका घाटा है। देखो, 1789 के फ्रांसीसी के क्रांति से उत्पन्न विचारों ने यूरोप सहित अन्य देशों को भी प्रभावित किया। बताया ना आपको, जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस के क्रांति से उत्पन्न विचारों ने यूरोप सहित अन्य देशों को भी क्या प्रभावित किया था। क्योंकि बताया था ना कैसे राजतंत्र को खत्म करके वहाँ पे लाया गया, लोकतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है, जिसने रूसी लोगों को भी गहरे रूप से क्या प्रभावित किया था। तो भाई मैंने बताया आपको कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया, तो उसमें रूस को भी प्रभावित किया था। भाई रूस के लोग भी देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और रूस, अब देखो सामाजिक विषमता की बात करें, फ्रांस की तरह समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। हमने आपको यहाँ पे बताया शुरुआत में। पहला वर्ग है समांत व पादरी हुआ करता था, दूसरा व्यापारी व जमींदार व पूंजीपति था, तीसरा था कृषक और मजदूर। देखिए 1789 में जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी तो उससे उत्पन्न विचारों ने यूरोप सहित अन्य देशों को भी प्रभावित किया था। देशों को लगा कि हम अपने इधर जो राजतंत्र चल रहा है, जो राजा है वो क्या है कि भाई हम जैसे ये कृषक हो गए और ये मजदूर, देखा जाए तो इनके साथ फ्रांस के अंदर भी दयनीय स्थिति थी। इतनी अच्छी स्थिति तो थी नहीं। तो भाई इसी को देखा जाए तो भाई देखो ये तीनों वर्ग अपने आप को अलग मानते थे उस समय और इनकी स्थिति बहुत बद से बदतर थी। ठीक है भाई, कृषक हो चाहे मजदूर हो, भाई अब कृषि पूरे साल करनी पड़ती थी और टैक्स देना पड़ता था। और भाई उसमें मानसून विफल हो गया तो भी भाई उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इससे पता चल रहा है कि उनकी दयनीय स्थिति थी। मजदूर अगर भाई शहरों में जाएँ तो वहाँ पर इनसे क्या है कि भाई लगातार काम करवाए जाते थे और भाई वेतन भत्ते की तो कोई बात ही नहीं रहती थी। तो इनकी दयनीय स्थिति थी। राजनीतिक सामाजिक रूप से देखा तो वे बहुत कमजोर थे और आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थे। तो क्या हुआ, एक ऐसी घटना जो सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है उसे ही क्रांति कहा जाता है। और ये घटना देखा जाए उस समय फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी घटना थी और कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर बदलाव लेके आई और राजतंत्र को उखाड़ के क्या लेके आ गई, वहां पे लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया था। और लोकतंत्र जैसी वहां पे स्थापित हुआ उसके अंदर देखा जाए तो एक से बढ़ के एक लोगों का भी क्या है कि शिक्षित लोगों ने भी भूमिका निभाई। ऐसी हमें देखने को मिलेगा कहां पे, रूस के अंदर। ठीक है, तो प्रभावित किया, जिसने रूसी लोगों को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। सामाजिक विषमता की बात करें तो ये सेम फ्रांस के अंदर देखने को मिला है तो हमें सेम रूस के अंदर भी देखने को मिलेगा। फ्रांस की तरह समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ पे पहला समांत व पादरी वर्ग हुआ करता था, दूसरा व्यापारी जमींदार व क्या पूंजीपति हुआ करता था, तीसरा वर्ग जो यहाँ पे था कृषक और मजदूर था, जिसके साथ दयनीय स्थिति थी। देखो 19वीं और 20वीं सदी में देखा जाए तो इनके साथ काफी ज्यादा दयनीय स्थिति थी। किसान, देखो जैसे 20वीं सदी आएगा, भले ही 1917 में रूसी क्रांति आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद थोड़े हालात ठीक होंगे, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी कह सकते हैं हम कि इनके साथ बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी। ठीक है, किसान व मजदूरों की दयनीय स्थिति की बात करें, रूस में किसानों की संख्या की सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा किसान थे रूस के अंदर। ठीक है, अब देखो लेकिन खेत या तो समांत के पास 67% थे उस टाइम पे, या फिर चर्चों के पास 13%। जोड़ लो आप, कितने हो गए, 70, 10, 80% भूमि इनके पास है, किसानों के पास कितनी बचेगी। तो भाई दयनीय स्थिति थी, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ ने कृषक को क्या है कि मजदूर बना दिया था यहाँ पे। भाई अब इनको लगातार खेती करनी पड़ती थी, मानसून विफल आ जाए, बरसात ना हो तो तब भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था, ये सारी स्थिति थी। दास प्रथा का अंत 1861 में हो चुका है। दास प्रथा समझते हो ना भाई, जैसे कि
किसी आदमी को मैंने खरीद दिया, वो उससे मैं जो मर्जी काम करवा रहा हूँ, तो वो एक प्रकार की दास प्रथा होती है, जिसे उस समय 1861 में ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, 1861 में क्या है कि ख़त्म हो जाने के बावजूद भी वास्तविकता रूप में मौजूद थी, ख़त्म हो चुकी थी तब भी मौजूद थी। ठीक है, देखो ये पॉइंट अभी समझाता हूँ, समझना। ये औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, रूस में क्या है, औद्योगिक क्रांति हालांकि देर से हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों के वे उद्योग स्थापित हुए। भाई यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी लेकिन देर से आई, उसके बाद क्या बड़े बड़े कारखाने जो थे खुले, यहाँ पे लोगों का पलायन शहरों की तरफ हुआ, साथ ही उनके सोच में भी बदलाव हुआ। अब क्या सोच में बदलाव हुआ, देखो भाई, औद्योगिकरण ने पूंजीवाद को तो बढ़ावा दिया, जिसका मूल्य लक्ष्य सिर्फ क्या था, लाभ कमाना था। उस टाइम पे क्या था, लाभ कमाना था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, श्रमिकों, जो श्रमिक हुआ करते थे, उनका खूब शोषण हुआ, किया गया। उनको ना तो वेतन था, ना ही निश्चित कार्य करने का कोई घंटा था। उस समय भाई लगातार काम करवा रहे हैं और वेतन का कोई मालूम ही नहीं है। जैसे आज काम करोगे, कम से कम 8 घंटे काम करोगे तो आपकी सैलरी 12 से 14 हज़ार तो होनी चाहिए मंथली, लेकिन उस टाइम पे इतना था नहीं इनका कुछ। अब भाई प्रजातांत्रिक दल ने मजदूर को की उग्र भावना को क्या है, संभावित करके क्रांति के लिए तैयार किया था, इसलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ आ गया होगा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रूस में क्या हुआ था। भले ही औद्योगिक क्रांति हालांकि काफ़ी देर में आई थी, ठीक है, और फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने व उद्योग स्थापित हुए, लोगों का पलायन शहरों की तरफ हुआ, साथ ही उनके सोच में भी बदलाव हुआ। ठीक है, सोच में बदलाव कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, श्रमिकों के साथ खूब शोषण होता था। जो ये लोग गए शहरों, देखो इनको लगा कि भाई एक, अब देखो औद्योगिक क्रांति आ गई है, चलो शहर की तरफ चलते हैं, भाई रोजगार की तलाश में जाएंगे, क्या पता हमारा जीवन और भी बेहतर होगा। लेकिन इनको लगा कि बेहतर होगा, इसके कारण ये शहरों में गए। ठीक है, शहरों में गए, उस टाइम पे पिट्सबर्ग हो गया, ठीक है, मॉस्को गए। लेकिन क्या हुआ कि भाई शहरों में जाने के बाद तो इन्हें के साथ और ज़्यादा शोषण होता था। मजदूरों के लिए अलग से रोड बनाई गई थी और एक कमरे में 20-20, 22-22 मजदूर लोग सो रहे होते थे, और काम का कोई वही पता नहीं था कि भाई कितना काम करवाया जाएगा, कितना घंटा, और उस हिसाब से सैलरी दी नहीं जाती थी। अब सैलरी नहीं दी जाएगी तो भाई क्या होगा, मजदूर गुस्सा ही तो होगा भाई। क्यों होगा भाई, आर्थिक रूप से भाई देखा जाए तो भाई पैसा नहीं मिल रहा, आर्थिक मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो भाई वो अपना घर बार कैसे चलाएगा। और भाई समाज के अंदर उसकी क्या है, स्थिति और बदतर कर दी तुमने, उनके लिए अलग से रास्ते, एक रूम के अंदर 20 लोगों को सुला रहे हो, तो भाई बंदा स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर पाएगा, कैसे अपने फैसले ले पाएगा, परिवार को कैसे ले के आ पाएगा, तो ये बड़ी समस्या होगी भाई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, तो भाई अब प्रजातांत्रिक दल ने मजदूरों को भाई उग्र भावना को संभावित करके, जो भाई गुस्सा था मजदूरों के अंदर, क्रांति के लिए तैयार किया। तभी तो देखो यहाँ पे लिखा, इन्होंने राजनीतिक कार्य में भाग लेना शुरू किया, श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई, यहाँ पे स्थापना हुई, जो आगे चलकर क्रांति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। पहले क्या करा प्रजातांत्रिक दल ने, क्या है कि मजदूरों को उग्र भावना को संभावित करके, इकट्ठा करके क्रांति के लिए तैयार किया। फिर इन्होंने राजनीतिक कार्य में क्या है कि भाग लेना शुरू किया और श्रमिक संगठनों की स्थापना की। आगे चलकर ये क्रांति में देखा जाए तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। देखो समाजवादी भावना जो बताया था, देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, किसान व मजदूरों के साथ यहाँ पे दयनीय स्थिति है। ठीक है, फ्रांस की तरह ही क्या है, यहाँ पे भी 3 वर्ग हुआ करता था। पहला जो सामंत व पादरी वर्ग था, दूसरे में व्यापारी, जमींदार और पूंजीपति थे, तीसरा जो वर्ग हुआ करता था कृषक और मजदूर हुआ करता था। किसानों के साथ यहाँ पे क्या सामाजिक तौर पे दयनीय स्थिति थी, किसान और किसके साथ, मजदूरों के साथ। ये सारी चीजें बता दी भाई कि रूस में किसानों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी, लेकिन खेत देखा जाए तो सामंतों के पास 67%, चर्च के पास 13% थे। इससे कृषक मजदूर बन गए थे भाई, इनको भाई लगातार मेहनत कर रहे थे, इन्हें लगातार टैक्स देना पड़ रहा था। उसके बाद दास प्रथा का अंत 1861 में हो गया, लेकिन इसके बावजूद वास्तविकता में क्या है, रूप में मौजूद रही थी। ठीक है, उसके बाद औद्योगिकरण ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन सिर्फ एक ही चीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ हासिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भाई क्या हुआ, जैसे औद्योगिकरण रूस के अंदर आया, भले ही देर से आया, लेकिन क्या हुआ, कारखाने, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग स्थापित हुए। लेकिन यहाँ पे जो श्रमिक मजदूर होंगे उनके साथ खूब शोषण किया गया, उनका ना तो भाई वेतन और ना ही निश्चित कोई कार्य करने का समय दिया गया। ठीक है, प्रजातांत्रिक दल ने मजदूरों की जो उग्र गुस्सा था उसको संभावित कर क्या करा, क्रांति के लिए तैयार किया, संभावित करके क्रांति के लिए तैयार किया गया। फिर इन लोगों को राजनीतिक कार्य में भाग लेना शुरू किया इन लोगों ने। फिर श्रमिक संगठन बनाना स्टार्ट किया, जो कि आगे चलकर क्या है, क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ठीक है, उसके बाद समाजवादी भावना का कैसे प्रसार हुआ वहाँ पे। ठीक है, देखो समाजवादी भावना के प्रसार ने 2 संगठनों को जन्म दिया। अब ये 2 संगठन क्या है, इसके ऊपर जानते हैं। देखो पहला संगठन समाजवादी क्रांतिकारी, समाजवादी क्रांतिकारी दल, जिसने किसानों को एकजुट किया भाई, इन्होंने किसानों को एकजुट किया। ठीक है, किसानों को एकजुट किया। और समाजवादी प्रजातांत्रिक, जिसने भाई यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने किसको, मजदूरों को इकट्ठा किया, संगठित किया कि भाई देखो जो यहाँ पे जार है, जार यानी कि देखो यहाँ पे जार हुआ करता था, जार जिसे हम राजा भी कहते हैं, राजा। ठीक है, और यहाँ पे एक वंश है रोमनोव वंश, जिसका देखा जाए तो रसिया के ऊपर 300 सालों तक इन रोमनोव वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो भाई
इसी के खिलाफ अब क्या है कि देखा जाए तो समाजवादी भावना के प्रसार ने दो संगठनों को जन्म दिया। पहला समाजवादी क्रांतिकारी दल, जिसने क्या है कि देखा जाए किसको, किसानों को एकजुट किया। फिर समाजवादी प्रजातांत्रिक ने किसको, मजदूरों को एकत्रित किया। ठीक है, अब देखो जब ये सारी चीज स्थिति चल रही थी तो मध्य वर्ग में लोग भाई शिक्षित हो रहे होंगे उस टाइम पे, शिक्षित लोग भी होंगे जो इनके साथ जुड़ेंगे। इनको पता चलेगा कि देखो भाई जब इंसान पढ़ता है, पढ़ा लिखा होता है तो गलत हो रहा होता है तो चुप कभी नहीं बैठेगा वो। और ये यहाँ पे इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी रूस की क्रांति में भी। और ये लोग आगे जाके बताएंगे लोगों को कि भाई जो जार है वो आप लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा है, वो विलासिता का जीवन जी रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूस को बर्बाद कर रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति जो आज दयनीय है, मजदूरों की स्थिति आज जो दयनीय है, ये जार के कारण है। तो ये लोग क्या है कि अपनी किताबों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, एकत्रित करेंगे क्रांति के लिए। तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ था उस समय। ठीक है, देखो जिस तरह फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक व शिक्षित का योगदान था, उसी तरह रूस में इन्होंने ही क्रांति को बल दिया। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा था। जैसे कि भाई फ्रांस के अंदर दार्शनिक लोगों का और शिक्षित लोगों का योगदान था, उसी तरह रूस में भी इन लोगों ने बल दिया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षित वर्गों द्वारा विभिन्न दार्शनिक के विचारों का अध्ययन कर आम जनों को प्रसारित किया गया। अब भाई विभिन्न दार्शनिक विचारों को पढ़ा गया, लोगों तक फैलाया गया। ठीक है, लोगों तक अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में जा जाके बताया गया, जार के बारे में बताया गया। ठीक है, आपकी दयनीय स्थिति है, इससे हमें बाहर निकलना है, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, इसकी बात की गई। फिर शिक्षा ने इन्हें यहाँ जानने का मौका दिया। जार निकोलस, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जो 1894 में यहाँ पे क्या राजा बनता है। ठीक है, जार निकोलस। ठीक है, शिक्षा ने इन्हें यहाँ जानने का मौका दिया कि जार निकोलस की शासन प्रणाली कितनी अव्यवस्थित है। जो जार निकोलस की शासन प्रणाली है वो बहुत अव्यवस्थित है, क्योंकि भाई वो विलासिता का जीवन जीता था बंदा। तो भाई देश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, इन तीनों वर्ग अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन ये दोनों वर्ग अपने फायदे में रह रहे हैं, और लेकिन इन दोनों के साथ दयनीय स्थिति हो रही है जो तीसरे वर्ग में किसान और मजदूर आ रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा ने इन्हें यहाँ जानने को, अब लोग शिक्षित होंगे भाई, किताबों में पढ़ेंगे कि जार ने भाई देख गलत कर रहा है हमारे लोगों को, खासकर देखा जाए तो कृषक और मजदूरों के साथ बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, रेडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो लोगों में क्या बदलाव आएगा ना भाई। 1857 की क्रांति जब भारत के अंदर हुई थी तो कैसे लोगों के बीच में भाई इतना बड़ा देखा जाए वो क्रांति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्रांति साबित क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण है। लोग ट्रेन में जा रहे थे तो भाई अखबार पढ़ते होंगे, आसपास रहे होंगे, तो उधर से इधर से विचार उधर जा रहे होंगे, उधर से विचार इधर जा रहे होंगे। वो बोलते होंगे देखो अंग्रेज हमारे साथ यहाँ पे गलत कर रहे हैं, अच्छा आपके इधर भी अंग्रेज ऐसे कर रहे हैं। वो बोला होगा मध्य प्रदेश का अंग्रेज हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं, बिहार के बोल रहे होंगे। तो ये क्या है, विचार ही तो उधर से उधर जाए। अखबारों के माध्यम से ऐसे लोग जो शिक्षित लोग हैं वो जाके बीच में बता रहे हैं कि भाई अंग्रेज ने गलत किया। जैसे रूस के अंदर जार गलत कर रहा था। जब लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे समाज के अंदर, तभी तो समाज के अंदर एक बेहतर बदलाव होगा। भारत के अंदर देखा जाए, देखो आज के समय में भारत की बात की जाए तो भारत ने क्या करा है, पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। इसमें उन सभी को शुभकामनाएं देनी चाहिए जिसमें इन लोगों का बड़ा हाथ है। ठीक है, तो भाई अब देखो जार निकोलस के, देखो शिक्षा ने यहाँ जानने का मौका दिया कि जार निकोलस की शासन प्रणाली कितनी अव्यवस्थित है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, ये गलत कर रहा है आपके साथ। ठीक है, और उनका देश कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। ये बताया कि भाई देखो यहाँ पे किसानों के साथ और मजदूरों के साथ दयनीय स्थिति है, औद्योगिकरण आ चुका है, लेकिन मजदूर आज भी मजबूर हैं। एक एक कमरे में 20-20 लोग सो रहे हैं, और एक उनके लिए अलग से रोड की व्यवस्था है, उनके बच्चे बेहतर स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। ये सारी चीज़ें बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस ने रूसी नागरिकों की भावना को मजबूती प्रदान की। ठीक है, इनकी एक किताब है क्या, वॉर एंड पीस ने रूस के लोगों को क्या है कि भाई उनकी भावनाओं को मजबूती प्रदान दी। फिर गोर्की जैसे विचारकों ने जनता को जागरूक करने का काम किया। गोर्की जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक द फहर के द्वारा रूस में राष्ट्रवादी का प्रसार किया। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाएं। देखो क्या होता है कि ना, क्रांति जब भी सफल होती है जब सब लोग मिलजुल के आते हैं। अकेले से क्रांति कभी सफल नहीं होती। जब मैं से भावना हम में आ जाती है ना, तो ही क्रांति सफल होती है। उसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद, उसे ही कहा जाता है। मैं से हम में बात आएगी ना जिस दिन, उसे ही कहा जाता है राष्ट्रवादी भावना का पनपना। राष्ट्रवाद यानी कि हम लोग, मैं नहीं, मैं सिंगल नहीं, हम लोग राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। जब हमारे देश के लोग मैं से हम में आ जाएंगे और अपने देश भारत के बारे में सोचने लग जाएंगे, भारत की पॉपुलेशन कैसे कम हो इस पर बात की जाए, सरकार इस पर बात करे कि भाई देखो आज के टाइम में जो सरकार गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाती, हम लोग क्या है कि मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन करना स्टार्ट कर देते, सरकार क्या कर सकती है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, तो हमें और आपको जागना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा, इस पे कानून लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ही रहा तो 2100 जब आएगा ना रिपोर्ट के मुताबिक, तो भारत की आबादी 200 करोड़ हो चुकी होगी, और चाइना से हम 40 से 50 करोड़, 40 से 50 करोड़ नहीं, सीधा चाइना से 110 करोड़ आगे हो जाएंगे। उस समय चाइना की आबादी 90 करोड़ के आसपास होगी। तो हमें सोचना पड़ेगा,
जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के लिए हम लोगों को सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। आज भारत के अंदर देखा जाए इतनी दयनीय स्थिति चल रही है शिक्षा की, जो कि बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ, छठी से लेकर बच्चे 8वीं तक पहुंच गए, लेकिन उनकी पिछली क्लासों में क्या हुआ पता नहीं है। दिल्ली के स्कूलों का हाल इतना बदतर है कि आप सोच नहीं सकते। दिल्ली के स्कूलों में अखबारों में लिखा हुआ हमने पढ़ा कि टीचरों ने कहा है कि हमने 9वीं 11वीं के बच्चों को खुद लिख के पास करवाया है। सर आप लोग पास तो करवा रहे हो, लेकिन उनका भविष्य तो आगे चौपट रहेगा ना। वो आज क्या है कि पास होकर 11वीं 12वीं पास करके निकल जाएंगे, लेकिन जब जॉब के लिए जाएंगे तो उनसे जब उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, तुमने क्या करा 12वीं में, उनसे जब पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो वो कहाँ से जवाब देंगे। पास करवा के क्या मिल जाएगा। एजुकेशन को बेहतर बनाओ, बच्चों को पास नहीं जीना सिखाओ। एजुकेशन में ज्ञान उनको उनके पास आएगा तो वो भविष्य अपने आप बना लेंगे। ये छोटा सा एडवाइस हमारी तरफ से आप सभी स्कूल के टीचरों को, प्लीज़ ध्यान दें, बच्चे को पढ़ाइए आप बेहतर से बेहतर। हमें पता है कि टीचर जो है, स्कूल के टीचर जो होते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लगातार अच्छा काम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनके कारण नहीं कर पाते, लेकिन आपको सबको देख के चलना है। प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई अब ये चीज़ें आपको कंप्लीट समझ आ गई, फिर बन जाती है यहाँ पे RSDP, एक पार्टी बनाई गई थी जो कि नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है ये, ठीक है। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है RSDP, जो कि 1898 में बनाई गई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन। याद रखना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, 1898 में बनाई गई थी। नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया। और ये किसके विचारधारा पे बनाई गई थी, मार्क्स के विचारधारा को आधार बनाकर बनाई गई थी। बोला था कि हम मार्क्स के विचार को ही लेके चलेंगे, ठीक है। और मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षा के नाम पर बनाई गई थी। मजदूर के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर बनाई गई थी ये पार्टी, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो भाई अगर कोई पार्टी बनती है तो उस पार्टी के अंदर पॉसिबल है कभी ना कभी पार्टी टूटती जरूर है। क्यों टूटती है, इसके पीछे रीजन है। पार्टी के अंदर बहुत सारे क्या है कि अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है, तो इस कारण कभी कभार पार्टियां टूट जाती है। और यही हुआ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, जो कि 1903 में क्या हुई, टूट गई। इसका विभाजन हो गया, एक बन गई मेंशेविक और दूसरी बन गई बोल्शेविक। मेंशेविक यानी कि माइनॉरिटी की बात करेंगे, बोल्शेविक नहीं, मेंशेविक मेजोरिटी की बात करेंगे और बोल्शेविक माइनॉरिटी की बात करेंगे। मेंशेविक का कहना था कि क्रांति में समाजवादी लक्ष्य, प्रक्रिया और विचारधारा होनी चाहिए, और बोल्शेविक का कहना है कि सत्ता भाई मजदूरों के पास होनी चाहिए, अन्य किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इनका मानना था, बोल्शेविक का मानना है कि भाई देखो सत्ता मजदूरों के हाथ में होगी तो उन्हें पता है कैसे देश चलाया जाएगा, वो आराम से चलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी है, कैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, इसके लिए लगातार परिश्रम करने की जरूरत है, तो वो लोग बेहतर देश को चलाएंगे। ये ऐसा बोल्शेविक का मानना था। और इनका मानना था कि भाई सत्ता का जो है वो सबके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मेंशेविक का कहना था क्रांति में समाजवादी लक्ष्य, प्रक्रिया और विचारधारा होनी चाहिए। समाजवादी मतलब पूरे समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये चीज़ें देखो, ये आपके लॉ ऑफ कनेक्टिविटी के काम आएगा। आप क्या है कि चीज़ें जोड़ के समझ सकोगे कैसे। अब बात करेंगे कि भाई 1894 में रोमनोव वंश के जो जार बनते, जार निकोलस II यानी राजा बनते हैं, यहाँ से कहानी चालू होएगी। लेकिन ये स्थिति उस समय जो पनपी थी यहाँ पे रूस के अंदर, जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी। 1917 के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी। लेकिन इससे पहले हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, 1894 में जार निकोलस द्वितीय जब जार बनते हैं यानी राजा बनते हैं, उस तरफ चलना पड़ेगा। आई होप इतनी चीज़ें अभी आपको समझ आ गई कि सामाजिक विषमता के बारे में, यहाँ पे कृषक और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हुआ, भले बाद से आई लेकिन प्रभाव हुआ आगे जाके, समाजवादी भावना का प्रसार, समाजवादी क्रांतिकारी दल जिन्होंने किसान को एकजुट किया, समाजवादी प्रजातांत्रिक जिन्होंने मजदूरों को एकत्रित किया, मध्य वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, फिर RSDP पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने लोगों को उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को समझाया। अब बात करेंगे कि भाई रोमनोव वंश जिन्होंने 300 सालों तक रूस के अंदर राज किया, इस वंश ने कहीं ना कहीं रूस के अंदर देखा जाए किसान और मजदूरों के साथ भी गलत व्यवहार किया, और उनकी दयनीय स्थिति का कहीं ना कहीं जिम्मेदार रोमनोव वंश भी रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आप आगे जो पढ़ेंगे अभी, उसके अंदर आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बैठा के चल पाओगे, ठीक है। आपको अगर लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे रोमनोव वंश की। रोमनोव वंश ने 300 वर्षों तक रूस के अंदर राज किया था, और वहाँ पे देखा जाए किसान और मजदूर की जो दयनीय स्थिति थी, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, रोमनोव वंश था, ठीक है। देखो रूस के अंदर देखा जाए तो जो राजा होता है उसे जार कहा जाता है, और 1894 में निकोलस द्वितीय यहाँ पे क्या बनते हैं, जार बनते हैं यानी राजा बनते हैं, ठीक है। और ये इंसान उस समय देखा जाए तो विलासिता का जीवन जी रहा होता है। आप पूछोगे विलासिता क्या होता है, देखो विलासिता में ये होता है
है कि भाई राज्य के अंदर, देश के अंदर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। भाई अपना जीवन जी रहा है, खाना पीना खा रहा है, चारों तरफ फुलझरिया है, वो देख रहा है, अपना मस्त जीवन जी रहा है, ठीक है। तो विलासिता का जीवन जीने में भाई ये एकदम व्यस्त है। और इसका साथ कौन दे रहा था? पत्नी और इसका ये एक होता है रास्पुतीन, ये लोग इनका साथ दे रहे थे। रास्पुतीन को सब कुछ मानता है। निकोलस दित्ते को लगता है कि रास्पुतीन मेरे लिए 360 डिग्री पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये बंदा देखा जाए देश में अगर कोई भी रेवोल्यूशन हो जाएगी ना, क्रांति, ये उसे रोक लेगा। लेकिन आप भी समझदार हो, कोई इंसान अकेले किसी भी क्रांति को रोक नहीं सकता, ठीक है। 1904 और 5 में क्या हुआ? देखो ये विलासिता का जीवन जीने में एकदम व्यस्त है, लेकिन 1904 और 5 में क्या होगा? कोरियाई प्रायद्वीप और मंचूरिया पर क्या है? मंचूरिया प्रायद्वीप आएगा यहाँ पे। मंचूरिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण को लेकर तनाव बढ़ गया था। किसके बीच में बढ़ेगा? रूस और जापान के बीच में तनाव बढ़ जाएगा, ठीक है। रूस और जापान के बीच में क्या होगा? तनाव बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो, ये ससुरा जो है एक नंबर का अपना विलासिता के जीवन में व्यस्त है। इसको कोई मतलब ही नहीं है कि भाई कोरिया प्रायद्वीप और मंचूरिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण को लेकर क्या है कि तनाव हो रहा है, किसके बीच में? रूस और जापान के बीच में तनाव हो रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई इसका क्या होगा। इसे लग रहा है ना कि ये रास्पुतीन ये सब हैंडल कर लेगा, ये 360 पे काम करेगा। ये भाई देखा जाए तो मल्टी टैलेंटेड मानता है इसको, लेकिन कहाँ तक अकेला बंदा क्या कर लेगा, ठीक है। अब देखो जापान यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा सा देश होता है और रसिया को हरा देता है। रसिया के साथ साथ किसको हरा देता है? चीन को हरा देता है। उस समय चीन को हरा देता है। क्यों हरा देता है? इसके पीछे का इसके पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि ये बंदा जार निकोलस दित्ते विलासिता का जीवन जी रहा होता है। रूस की यहाँ पे बुरी तरीके से हार हो जाती है। अब भाई यहाँ पे दो पार्टियाँ होती है। आपको हमने बताया था ना कि 1898 में RSDP पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, जो 1898 के बाद 1903 में क्या है टूट जाती है। एक तरफ हो जाता है मेंशेविक और एक तरफ हो जाता है बोल्शेविक। अब इन पार्टियों को लगता है कि भाई देखो, जो हमारा राजा है निकोलस दित्ते, ये एकदम विलासिता का जीवन जी रहा है, रूस में सब चीज़ अव्यवस्थित है, कुछ सही से नहीं चल रही है और मजदूर और किसानों की स्थिति दयनीय है। इसके खिलाफ हमें क्या है? आंदोलन करना पड़ेगा। जब छोटे से देश ने इसको हरा दिया तो हम लोग भी क्रांति करेंगे, तो हम इसको क्या है गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। तब क्या होता है कि 1905 में क्या है कि एक क्रांति होती है, छोटी सी क्रांति होती है, जो मजदूरों के द्वारा की जाती है। अपनी क्या है स्थिति में सुधार के लिए ये लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। उस टाइम पे इन्होंने आंदोलन किया होता है, ठीक है। जार क्या करता है भाई? जार को डर लग जाता है। जार को लगता है कि अब तो हो गया भाई, क्या पता अब मेरा टाइम आ गया है और मुझे क्या है कि गद्दी वद्दी छोड़ना पड़ सकता है, मेरे सत्ता ना चली जाए। तो जार क्या करता है? इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या गोलियां चलवा देता है। और क्या होता है कि उस दिन होता है रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए से हम क्या कहते हैं? खूनी रविवार कहते हैं। अगर आपने 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे आपने ये जरूर पढ़ा होगा खूनी रविवार के बारे में। खूनी रविवार कहा जाता था, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पूरे देश में विद्रोह की लहर फैल जाती है। भाई साहब, इतने लोगों को मार दिया जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है ऊपर से मजदूर लोगों को मार दिया गया, किसान लोग होते हैं इसके अंदर, आंदोलन चल रहा होता है, शांतिपूर्वक कर रहे होते हैं भाई। लेकिन क्या करता है? जार को डर लगता है कि भाई मेरी सत्ता ना चली जाए, तो ये क्या कुचलने के लिए गोलियां चलवा देता है। फिर क्या होता है? विद्रोह फैल जाता है पूरे देश के अंदर। जार को कुछ समझ नहीं आता तो क्या करता है? जार को अपनी सत्ता छीन लिए जाने का डर था, इसीलिए जार अब क्या करता है? अक्टूबर में एक घोषणा पत्र जारी करेगा। दिमाग लगाता है जार, जो राजा होता है बहुत दिमाग लगाता है। घोषणा पत्र जारी करता है और ड्यूमा यानी कि संसद की स्थापना कर देता है, ठीक है। देखो इतना समझ आ गया होगा कि भाई जार निकोलस दित्ते 1894 में राजा बनता है, विलासिता का जीवन जी रहा होता है। और विलासिता के जीवन जीने में इसकी मदद कौन करता है? इसकी पत्नी और रास्पुतीन करता है। 1904 और 5 में कोरिया प्रायद्वीप और मंचूरिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण को लेकर तनाव होता है। किसके बीच में? रूस और देखा जाए तो किसके बीच में? जापान के बीच में होता है। जापान छोटा सा देश रूस और चाइना को हरा देता है। इसके पीछे मेन रीजन होता है कि जार उस टाइम पे विलासिता का जीवन जी रहा होता है, ठीक है। और भाई ये जैसी देश के अंदर पता चलता है कि छोटे से देश से हार गए हम, अब हमें भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि भाई जार ने क्या पूरे देश के अंदर जो स्थिति है वो अव्यवस्थित है, कोई बढ़िया नहीं चल रहा, हालात एक बद से बदतर है। तो ये 1905 की क्रांति एक छोटी सी क्रांति होती है। मजदूर अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक छोटा सा आंदोलन करते हैं। जार को लगता है कि मेरी सत्ता ना चला जाए, तो इसके ऊपर क्या करता है? कुचलने के लिए गोलियां चलवा देता है, जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। और उस दिन क्या होता है? रविवार का दिन होता है, इसीलिए इसे क्या खूनी रविवार भी कहा जाता है। इसके बाद पूरे देश में विद्रोह की लहर फैल जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं। फिर जार दिमाग लगाता है और कहता है कि भाई जार को दिमाग लगाता है और उसे डर भी चल रहा होता है ब्रेन के अंदर कि सत्ता ना चली जाए। तो वो 1 अक्टूबर घोषणा पत्र जारी करता है और उसमें ड्यूमा यानी संसद की स्थापना कर देता है। और ऊपर से देखो कितना दिमाग लगाता है इसमें सदस्य किसको बनाता है? उच्च वर्ग के लोगों को। पहले से 3 वर्ग बटा हुआ है, ऊपर से उसमें उच्च वर्ग को ही डाल देता है। तो मजदूर और किसान की स्थिति तब भी दयनीय थी, ठीक है। चाहे इधर पार्लियामेंट क्यों ना बना दिया हो जार ने इस समय। कैबिनेट पीएम ये लोग बनते हैं कौन? उच्च वर्ग के लोग होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी है और पीएम भी। ड्यूमा पर देखा जाए तो नियंत्रण पूरी तरीके से किसका होता है? जार का ही होता है। और वो इसे कभी भी भंग कर सकता था। भंग करने का मतलब कभी भी क्या है कि भाई पार्लियामेंट को यानी ड्यूमा को खत्म भी कर सकता था, ठीक है।
जिससे देखा जाए उस समय यहाँ पे क्या है, वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। वास्तविक लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई जनता ने क्या करा कि भाई वास्तविक लोकतंत्र क्यों नहीं स्थापित हुआ। अब भाई हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं, और यहाँ पे क्या संसदीय डायरेक्ट भंग कर रहा है, ठीक है, जिससे वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और 1906 और 11 के बीच में जो यहाँ पे पीएम होता है, पीएम यानी पीटर स्टोलिपिन, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ये बंदा होता है कि ना भाई किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। अब जार को लगता है कि फिर से कि मेरी सत्ता ना चली जाए, इसीलिए 1911 में पीटर को ये मरवा देता है भाई साहब, पीटर की हत्या करवा देता है 1911 में, ठीक है, पीटर की हत्या करवा देता है। और फिर जैसे ये चीज़ चल रही होती है, इसी दौरान आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। अभी एंट्री रसिया भी इस विश्व युद्ध में पार्ट थी, रसिया भी लड़ाई कर रही थी। तो भाई हालात रसिया के अंदर भी देखा जाए तो उस समय बद से बदतर थे। क्यों थे? देखो, अत्यधिक संख्या में सैनिक भर्ती किए गए, लेकिन इनकी सुविधाओं का ध्यान उस समय बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। ना ही देखा जाए तो वेतन मिलता था इन्हें, ना ही इन्हें पोशाक मिलता था, और ना ही हथियार मिलता था, जिससे इनके बीच अंतोष बढ़ने लगा, ठीक है। अब भाई जिगरे पे थोड़ी इंसान लड़ता है, हथियारों पे ही लड़ेगा ना, जिगरों पे कितना लड़ लेगा ये बताओ। जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो दिक्कत होनी चालू होगी ना भाई, ज़्यादा दिक्कत होगी। ऊपर से क्या हुआ कि सेना में जो ज़्यादातर लोग थे वो किसान और मजदूरों के संबंधी हुआ करते थे। अब भाई संबंधी मारे जाएंगे तो भाई दुख होगा तो अंदर आग लगेगी, सीने में आग लगेगी तो क्रांति चालू होगी और रेवोल्यूशन आएगी। वही वाली बात होगी यहाँ पे, जिनके मरे जाने के कारण इनमें घोर रोष उत्पन्न हो गया। बोला ससुरे जार को उठा के पटक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। युद्ध सामग्री का निर्माण व आपूर्ति अनिश्चित करने के लिए अन्य उद्योगों को बंद करवा दिया गया। ले भाई यहाँ पे और बवाल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक तो इनको लड़ाई में डाल दिया गया सबों को, ना इनको भाई देखा जाए वेतन मिल रही थी, ना पोशाक मिल रही थी, ना हथियार, जिगरे पे कब तक लड़ेगा बंदा। ऊपर से किसान मजदूरों के संबंधी थे, और भाई जैसे ये लोग मारे जाते थे सैनिक तो इनमें भाई गुस्सा आ जाता था। ऊपर से क्या कर रहा है कि भाई अब युद्ध की सामग्री को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या करा कि भाई उद्योगों को बंद कर दिया। ले अब तो देश के अंदर देखा जाए तो और ज़्यादा बवाल हो गया। देश के अंदर बवाल जार बना ही रहा था, तो फिर क्या हुआ, जिससे कई मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो जाएंगे और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। यहाँ पे बहुत तगड़ी आर्थिक संकट पैदा हो जाता है यहाँ पे। इस दौरान क्या होगा, 1916 से 17 में भीषण अकाल पड़ता है यहाँ पे, जिससे किसान व अन्य लोग पहले से परेशान थे। बहुत गंदी स्थिति आ जाती है रूस के अंदर इस समय। युद्ध ने भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी। अंतः क्रांति के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था भाई। अब लोगों ने कहा कि साला जार गया भाड़ में, अब होगी क्रांति, अब खेलना होगा, क्योंकि भाई इतनी गंदी स्थिति, जिगरे पे लड़ रहे हैं, ऊपर से किसान मजदूर के ही लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, पादरी, ये जितने भी हुआ करते थे ये तो थे ही नहीं, ना समांत लोग हुआ करते थे, मजदूर और किसान इसमें भी पिस रहे थे सैनिक में। ऊपर से युद्ध सामग्री का निर्माण आपूर्ति के लिए फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, बेरोजगार बहुत सारे लोग हो गए। उसके बाद भाई यहाँ पे अकाल पड़ गया, जिसके कारण भाई स्थिति और बद से बदतर होगी, भुखमरी पैदा होगी। अब इस भाई क्रांति के अलावा कोई भी चारा नहीं था। 20 लाख सैनिक, सोच लो, 20 लाख सैनिक और 80 लाख नागरिकों की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे भाई साहब, यानी कि 1 करोड़ लोग यहाँ पे मारे गए थे। समय के साथ साथ रूस की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर हो गई थी। अब बढ़ते समय के साथ क्या हुआ, रूस की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होगी। 1917 तक क्या होगी, रूस के अंदर बहुत तगड़ी भुखमरी पैदा हो गई थी भाई, बहुत तगड़ी भुखमरी आ गई थी। 8 मार्च 1917 को पहली क्रांति हुई, जिसमें 50,000 मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में दयनीय स्थिति के कारण क्या हड़ताल कर दिया। अब यहाँ से बिल्कुल चालू होगा क्रांति का। जार को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, जार का शासन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई इतनी दयनीय स्थिति है रूस के अंदर। अब जार अगर सत्ता पे बैठेगा तो ससुरे को लतिया के मारा जाएगा ना, ऐसा मारा जाएगा कि छोड़ दो, हटा दो। अब सत्ता किसके पास चली जाएगी, जार से खत्म सत्ता आ जाएगी किसके पास, ड्यूमा के पास। ड्यूमा के पास आ जाएगी संसद पे, और ड्यूमा उस टाइम पे हमने बताया था ना, RSDP पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 1898 में बनाई गई थी, 1903 में टूट जाती है, जिसमें एक तरफ मेंशेविक होता है और एक तरफ बोल्शेविक होता है। मेंशेविक दल के पास इस टाइम पे सत्ता आ जाएगी, और इनके PM होते हैं अलेक्जेंडर केरेंस्की होते हैं, और ये ससुरे क्या करते हैं, चुनाव ही नहीं लड़ते यहाँ पे। ये तो और बवाल करने आते हैं लोग भी, चुनाव नहीं करवाया, कोई चुनाव नहीं होता, और ना ही ये विश्व युद्ध से बाहर होते हैं। लो भाई, ये पहली बेचारे भाई, इनको पोशाक कुछ नहीं मिल रहा था, ना हथियार मिल रहे थे, और इनके आने के बाद इन लोगों ने सोचा कि भाई जार हटेगा तो स्थिति और अच्छी होगी, जो बद से बदतर हो रही है। लेकिन इसके आने के बाद स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी, ठीक है। ये चुनाव नहीं करवा पाएंगे, ना ही विश्व युद्ध से बाहर आएंगे। बोल्शेविक दल के नेता जो लेनिन होते हैं, ट्रोट्स्की से डिमांड करते हैं कि भाई तुरंत सुधार की मांग करो, विश्व युद्ध से बाहर आने की बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बोल्शेविक दल के नेताओं को क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि ससुरे तू बोलेगा,
तेरी इतनी हिम्मत, तू बोलेगा अब हमें राजा मेनेस्विक दल बोलते हैं, अब हमें राजा, तुम कैसे बोल रहे हो? जार नहीं है हम जो डरेंगे, विलासिता का जीवन जिएंगे। अब बोलेस्विक दल के नेताओं को क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है भाई साहब। अब आर्मी को भी नहीं समझ आ रहा होता है कि भाई ये मेनेस्विक सरकार चाहती क्या है, क्या चाहती है। खुश नहीं होते, इनसे संतुष्ट नहीं होते। कौन? आर्मी के लोग। आर्मी के लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। फिर अगस्त का महीना आता है 1917 में, रूसी आर्मी ने क्या करती है कि रूस की इस अस्थायी सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास करती है। कहती है सरकार को अब घेरेंगे, मारेंगे इनको। मेनेस्विक दल के पीएम क्या करते हैं कि भाई जो बोलेस्विक दल के नेताओं को गिरफ्तार किया होता है उनको छोड़ देते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। कहते हैं सरकार गलती होगी, छोड़ दीजिए, आपको हम छोड़ रहे हैं। आप एक काम करो, जो रेड गार्ड है आपका संगठन जिसके अंदर हजारों लोग आते हैं, कृपया हमारी मदद करें, सेना हमारा तख्ता पलट करना चाहती है। फिर क्या होता है, ये लोग इनकी मदद करते हैं, मदद लेनी पड़ी, मदद करते हैं और रेड गार्ड ने अब आर्मी के तख्ता पलट को नाकाम कर देते हैं। उस समय लेनिन की प्रसिद्धि, मजदूरों का पूरा समर्थन, लेनिन की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, ठीक है। और सोवियत वर्कर की इस टाइम पे देखा जाए तो काउंसिल की स्थापना भी हो जाती है, सोवियत वर्कर की, सोवियत की, ठीक है। वर्कर काउंसिल बना दिया जाता है, मजदूरों के हितों की काम करते हैं। बोलेस्विक समूह ने सरकार को बदल दिया। बोलेस्विक समूह दल ने क्या करा, सरकार को ही बदल दिया। चलो बेटा खत्म होगी तुम्हारी कहानी। 24 अक्टूबर को 1917 को लेनिन ने सेंट पीटर्सबर्ग की सरकारी ऑफिस पर रेड गार्ड द्वारा कब्जा कर लिया गया। अगले कुछ दिनों में ही रेड गार्ड द्वारा अन्य शहरों में भी कब्जा कर लिया गया। अब भाई इसने बोला कि भाई बोलेस्विक अपनी सरकार चाहते थे, तो 24 अक्टूबर इसे ही बोला जाता है, यहीं से चालू हो जाता है आपका बोलेस्विक क्रांति, जिसे 1917 की रूसी क्रांति भी कहा जाता है, यहीं से चालू हो जाएगा। 24 अक्टूबर को क्या होगा, सेंट पीटर्सबर्ग की सरकारी ऑफिस पर कब्जा कर लिया जाएगा। रेड गार्ड जो बाद में रेड आर्मी बन जाएगी, उनके द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में रेड गार्ड द्वारा अन्य शहरों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, रूस में गृह युद्ध के हालात चालू हो जाएंगे, प्रारंभ हो चुके होंगे। यहाँ पे रेड गार्ड वर्सेज क्या होगा, व्हाइट गार्ड होगा। ये व्हाइट गार्ड कौन होगा, ये मेंशेविक लोग होते हैं और रेड गार्ड आपके बोलेस्विक लोग होते हैं। इस गृह युद्ध में 20 से 30 लाख लोग मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। व्हाइट जो होते हैं मेंशेविक, इनमें कौन होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के होते हैं, समांत होते हैं और जार होते हैं। अब ये सोचो व्हाइट यानी मेंशेविक में होते हैं, तो कहाँ से भाई मजदूर और किसानों की स्थिति बेहतर होगी, और ज़्यादा दयनीय कर दी थी इन लोगों ने। फिर उसके बाद इनको समर्थक किसका मिलता है, यूएसए यूके का मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बोलेस्विक आगे जाके क्या करेंगे, मार्क्स के विचारधारा पे देखा जाए तो भाई किसको, रूस को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है। अब बोलेस्विक दल से संबंधित रेड गार्ड अब क्या होंगे, रेड आर्मी, रेड गार्ड को रेड आर्मी कहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रेड आर्मी कहा जाएगा आपसे। और जार और परिवार को यहाँ पे कहा जाएगा क्या, अब क्या होगा, यहाँ जार और परिवार को सुला दिया जाएगा। चलो बेटा हो गया कहानी खत्म तुम्हारी, इनकी हत्या कर दी जाएगी। और बोलेस्विक क्या होंगे, अब क्या करेंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा यानी मार्क्स की विचारधारा को लेके देश में आगे चलेंगे, देश को बढ़ाएंगे। और लेनिन स्वयं को मजदूरों के हितों के लिए लड़ने वाला तानाशाह कहते थे। वो कहते थे मैं हूँ मजदूरों के लिए तानाशाह, और मजदूरों के हित की बात आएगी, किसानों के हित की बात आएगी तो मैं उनके लिए तानाशाह हूँ, मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, उनके हित की बात करूँगा। और 1922 में देखा जाए तो फाइनली किसकी स्थापना हो जाती है, यूएसएसआर की। आप यूएसएसआर के बारे में जरूर पढ़ोगे क्या है यूएसएसआर आगे, ठीक है। तो लेनिन याद रखना, भले देश के बाहर रहते हैं लेकिन अपने कार्ल मार्क्स से बहुत प्रेरित होते हैं और ये विचारों को क्या है कि लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। और आगे जाके देखा जाए तो यूएसएसआर जो सोवियत संघ बनता है वो क्या है कि मार्क्सवादी विचारधारा पे चलता है और वो समाजवाद को अपनाता है, ठीक है। एक तरफ आगे हम पढ़ेंगे जैसे रसिया ने क्या समाजवाद को अपना रखा था और आपका अमेरिका ने पूंजीवाद को अपना रखा था। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई। आप एक पॉइंट से उतार सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो ऐसे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूरा का पूरा कोशिश किया गया है समझाने की, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, व्लादिमीर लेनिन के बारे में। कौन थे ये लेनिन, जो कि इनके विचारधारा से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाखों लोग जुड़े थे। जब ये देश से बाहर होते थे और देश के अंदर आते थे तब देखा जाए तो अपने बातों से कई लाखों लोगों को प्रेरित कर देते थे। और इन्हीं के क्या है कि बलबूते पे जार यानी कि रोमनोव वंश को उखाड़ फेंका। इन्हीं के विचारधाराओं से क्या है कि आगे जाके क्या हुआ था, यूएसएसआर की स्थापना हुई जैसे 1922 में हुई। और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे देश में रहती है और समाजवादी देखा जाए तो मॉडल के तहत देश को आगे बढ़ाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन की। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।